नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। दूसरे और आखिरी फेज के लिए आज शाम प्रचार खत्म हो गया है। अब 11 नवंबर की वोटिंग के बाद बिहार की सत्ता की चाबी लॉक हो जाएगी और 14 नवंबर को पता चलेगा कि चाबी किसके हाथों में जाएगी। वैसे पहले चरण में यानी फर्स्ट फेज में हुई बम्पर वोटिंग के बाद से ही माना जा रहा है कि इस बार वाकई बदलाव के लिए वोट पड़े हैं। महागठबंधन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। हालांकि इस बीच कई कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के बंद होने, कहीं डस्टबिन में वीवीपैट पर्चियों के मिलने और इन सब के साथ साथ कई जगह से और भी इसी तरह की खबरों की बातें आ रही हैं। इससे अंदेशा बढ़ गया है कि वोटर लिस्ट के बाद ईवीएम का खेल भी खेला जा रहा है। चुनाव आयोग तो इसमें अपनी गलती कभी मानेगा नहीं, आप जान रहे हैं। लेकिन समस्तीपुर में हजारों पर्चियों का डस्टबिन में मिलना क्या मामूली बात है? यह भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए। फिलहाल इस घटना के बाद एक अधिकारी को निलंबित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये ट्रायल वाली पर्चियां थीं, लेकिन ऐसे तर्क गले से नहीं उतरते हैं। क्या यह संयोग है कि इसी समस्तीपुर में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद रहा? आरजेडी ने इस पर ट्वीट भी किया। कल आपको ट्वीट हमने दिखाया था, लेकिन आज एक बार फिर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरजेडी के इस ट्वीट। यहां पर आरजेडी का लिखना है कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटा बंद रहा सीसीटीवी कैमरा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गया, टीवी स्लीप मोड में चला गया, जनरेटर नहीं था, नहीं बनाए। आप लोगों की विश्वसनीयता और शुचिता शून्य है। वोट चोरी के हथकंडे बंद कीजिए। ये तो केवल एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है, यहाँ हमने जो दिया है आपके सामने रखा है दोस्तों। और ऐसे कई मामले हुए हैं जिसने वोट चोरी के संदेह को बढ़ा दिया है। वैसे तेजस्वी यादव का कहना है कि इतने वोट मिल चुके हैं कि इनमें से कोई फर्क अगर थोड़ा बहुत अगर बढ़ा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव यहाँ कह क्या रहे हैं। आएंगे आज के आखिरी चुनाव प्रचार में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कल तक जो कुछ हुआ और उसके डेवलपमेंट में वोट चोरी की बात आखिर क्यों आ रही है सामने, सुनिए तेजस्वी यादव को। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खाकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। करने दीजिए, कुछ नहीं होगा। वोट इतना मिल रहा है तो वोट इतना मिल रहा है कि कुछ भी कर लें। यहां पर आश्वस्त दिख रहे हैं तेजस्वी यादव और सीधे सीधे चुनाव आयोग को एक चुनौती भी दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने आज फिर मोदी और ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर चुनाव चोरी पर आगाह किया है। ये जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। भाई और बहनों,
जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हां या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हां या ना? पकड़े जाने से डरता है, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। एक न एक दिन ये पकड़े जाएंगे, यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी पूर्णिया में और किशनगंज में दोनों जगहों की एक एक विधानसभा के लिए प्रचार करते हुए नजर आया, और ये एरिया असदुद्दीन ओवैसी का एरिया माना जाता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का नाम ले रहा हूं, और क्योंकि पिछली बार इसी एरिया से, इसी क्षेत्र से विधानसभा की 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आई थी। 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, और एक विधायक जो बचे वो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान। लेकिन क्या यहाँ आज जब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं तो मामला क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? हम लोग भी कल उसी क्षेत्र में थे, और बहुत सारी रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सहयोगियों ने की है, वो भी आप लोग देख चुके हैं और देखेंगे भी। हम लोगों ने कल जब किशनगंज से इसी कार्यक्रम को किया था, किशनगंज के बस स्टैंड से हमने इस कार्यक्रम को किया था, तो हमने आपको सब कुछ आपके सामने रखा था कि सीमांचल की स्थिति क्या है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने दावा किया है कि मंत्रियों ने अब सरकारी बंगलों में सामान समेटना शुरू कर दिया है, यानी एनडीए ने हार मान ली है। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता, सुनिए क्या कह रहे हैं। मानसिकता इस देश के कभी किसी प्रधानमंत्री में कभी ना हुई ना होगी। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी, और बिहार को आकर बदनाम करते हैं। क्या कट्टों का फैशन है? माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि कई लोग, कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब है, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। तो वोट चोरी बिहार और बिहार का सजग मीडिया नहीं होने देगा, बिहार नहीं होने देगा वोट चोरी। देखिए, ऐसी उम्मीद तो कर रहे हैं। वोट चोरी अगर हो गई तो बात अलग, अदरवाइज यहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी बन रही हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और आइए आज चर्चा करेंगे कि बिहार से रवानगी की तैयारी कर ली है क्या बीजेपी ने, या आखिरी वक्त तक कोई और दांव चला जाएगा। इन सब की चर्चा करेंगे। आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार, ये भी समझेंगे। तो बहुत कुछ है आज इस पिटारे में। इससे पहले जरा एक बाइट और राहुल गांधी की सुनाना चाहता हूं, और इस बाइट में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं, पूर्णिया किशनगंज में आज थे, और कह रहे हैं कि चुनाव का समय है और पोलिंग बूथ पर आप मुस्तैद रहिए, सावधान रहिए। सुनिए जरा राहुल गांधी को। चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए। क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाइयों और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने
हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बिहार में हम खोल के दिखाएंगे। तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए, और यहां कैसे वोट चोरी को पकड़ा है। और आप लोग सावधान रहिए पोलिंग बूथ पर जाते वक्त, और वहां से लेकर युवाओं का आह्वान करते हुए, वहां के वोटर्स को वहां बताते हुए, समझाते हुए राहुल गांधी चुनावी मंच से किशनगंज में आज थे राहुल गांधी, और बैसी में, और फिर बहादुरगंज। ये दो, बहादुरगंज जो है वो उधर किशनगंज का एरिया है, मतलब वहाँ के ही एक विधानसभा में से एक है, और बैसी जो है वो पूर्णिया क्षेत्र में आता है, यानी पूर्णिया ज़िले में आता है। लेकिन सीमांचल की जो चार ज़िले हैं सीमांचल की, उन 4 ज़िलों में से जो 24 सीटें हैं, उन 24 सीटों पर ये बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। अगर राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि 4 सभाएं कर ली हैं, आज 2 सभाएं इनकी हुई हैं, पहले भी 2 सभा, तो इन सब का असर ज़रूर पड़ेगा, ऐसा दिखता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार बिहार में। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी, प्रफुल्ल कोलखियान जी और फराज शाकिब जी। हम सब लोग, कम से कम 3 लोग इस स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं, 3 कल तक आपको दिखते थे, 4, प्रेम कुमार जी, फराज शाकिब जी, प्रशांत टंडन जी और मैं, 4 दिखते थे, और हमारे 2 सहयोगी और भी, आंचल और आराधना, ये दिखते थे आपको फील्ड में। हम लोग लौट आए हैं क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब बारी है वोटिंग की। शाकिब जी आप भी घर पहुंच गए हैं, प्रशांत जी भी घर पहुंच गए हैं, और हम भी स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। प्रेम कुमार जी अभी उधर ही हैं, और लेकिन सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई, सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले क्या कुछ खबर है आप तक, और समस्तीपुर, सराय रंजन और बाकी जगहों पर वोट चोरी की जो बात आ रही है, इसको लेकर क्या कितना सजग है वहाँ का प्रशासन दूसरे फेज के लिए? लेकिन उससे पहले वोटर्स जो जनता हैं, फर्स्ट और सेकेंड में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? क्या मुद्दे बदल गए या वही हैं? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, मुद्दों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मुद्दे वही बने हुए हैं। और सबसे ज्यादा रैलियां तेजस्वी यादव ने करके दिखलाई हैं, 155 रैली। आप अनबिलीवेबल इसे कह सकते हैं, अविश्वसनीय। पिछले बार भी 100 से ज्यादा रैलियां की थी तेजस्वी यादव ने, माने पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में समय कम था, दोनों ही गठबंधनों ने सीट शेयरिंग और उम्मीदवार घोषित करने में अधिकतम समय लिया, दिवाली और छठ के त्योहार आ गए। इसके बावजूद 155 रैलियां करना, एक दिन में 19 रैलियां की हैं तेजस्वी यादव ने। उनके सामने कोई दूसरा कई रैलियों की संख्या के, और सिर्फ संख्या का सवाल नहीं है, कोई व्यक्ति इतनी रैलियां कैसे कर सकता है? भाई राजीव जी, आपको भी जब लगातार एंकरिंग करनी होती है और दिन भर करना होता है, तो जब व्यूअर्स का रिस्पांस होता है तभी आप लगातार कर पाते हैं। नहीं तो आप अपने जूनियर को बोल दे सकते हैं कि थोड़ा ये बुलेटिन देख लेना। ये मतलब हम लोग आपके लिए पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, ये है रिस्पांस जो है वो हमें प्रेरित करता है। तो नेताओं को भी रिस्पांस प्रेरित करता है। जिस मात्रा में, जिस संख्या में, जिस जोश के साथ, जिस ऊर्जा के साथ तेजस्वी यादव के साथ भीड़ आई, उन भीड़ों को केवल अंक गणितीय रूप में ही जोड़ देंगे तो महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। इतनी भीड़ आई है।
तो हालांकि अंक गणित नहीं होता है चुनाव, लेकिन उस चुनाव को कम से कम बताता जरूर है। ये अंक गणित हूबहू न हो, लेकिन चुनाव का टेम्परामेंट बताता है। तो पहले चरण का चुनाव हम देख चुके, दूसरे चरण में वही टेम्पो तेजस्वी यादव का देखा। और आपने राहुल गांधी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने पहले चरण में भी चुनाव प्रचार किए और दूसरे चरण में भी किए, और रणनीतिक तरीके से किए। ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में उन्होंने किया, लेकिन रणनीतिक तरीके से कहां कांग्रेस के वोटर्स हैं, कहां समीकरण है, कहां उनकी यात्रा गुजरी थी, इन सब चीजों को ध्यान में रखा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जोड़ ले तो ये पूरा कवर हो जाता है, यानी उन्होंने भी बांट कर किया। तेजस्वी यादव के पास यह अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि तेजस्वी के पैरेलल कोई नेता हो, 2 या 2 से ज्यादा, उन सब अकेले करना था। तो कुल मिलाकर के महागठबंधन के पास जितने भीड़ जुटाऊ आकर्षित करने वाले नेता दिखे, एनडीए के पास में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की कुछ सभाएं, इन सबको छोड़ करके कोई स्टारडम नहीं था। हालांकि बाकी सब लोग भी कुछ न कुछ करते रहे योगदान, लेकिन हम कह रहे हैं भीड़ के मामले में और एनर्जी के मामले में और चुनाव पढ़ने के लिए कंपेयर करें तो ये बात उल्लेखनीय है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में एक राजनाथ सिंह का अजीबोगरीब बयान आया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ये तीनों कुछ भी कर सकते हैं, मिले हुए हैं, और इनको एक कुनबे में बताया। उनके पूरे भाषण का मतलब ये था। एक ऐसे समय में जबकि चुनाव चल रहा हो, चुनाव में ये सवाल उठ रहे हो, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, वैसे समय में जेडीयू को महागठबंधन के कुनबे में शामिल करके बयान देना, ये बताता है कि उनको पता चल चुका है कि जेडीयू के साथ जो विश्वासघात एनडीए में हुआ है, इसका बदला जेडीयू लेने वाली है। ये बातें उनको पता चल गई हैं, इसलिए इस तरह से वो कहने लगे। जो वोट चोरी के उदाहरण सामने आ रहे हैं, उन उदाहरणों ने लोगों को आशंकित कर दिया है, और जो लोग भी लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को अगर इस बार नहीं बचाया गया तो फिर आगे शायद मौका मिले या ना मिले, वो एकजुट हो रहे हैं और दिखेंगे। तो निश्चित रूप से इन बातों का प्रभाव पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से टेक ऑन किया है चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री के बीच मिली भगत, और इस मिली भगत से न सिर्फ आज के चुनाव की चोरी की आशंका, बल्कि बीते चुनावों में भी चोरियां होने का दावा, इस दावे के साथ अगर किसी सरकार में शर्मो हया होती, कुछ नैतिकता होती, तो 2 में से एक काम जरूर होता। या तो वो इस बात को कबूल करते, या फिर राहुल गांधी को के खिलाफ मुकदमा करते, या उनको जेल में डालते। हिम्मत नहीं है राहुल गांधी को वोट चोरी के मामले में हाथ लगाने की, क्योंकि जिस दिन वोट चोरी के मामले में वो हाथ लगाएंगे, सबूतों का अंबार राहुल गांधी के पास है। देश के सामने वो बिल्कुल बेपर्द हो जाएंगे। 56 इंच की सीना के साथ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग से उनकी मिलीभगत और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इससे खुला आरोप और क्या हो सकता है। आज इस चुनाव का फैसला जरूर इसमें इस राहुल गांधी के इस तेवर का जो अंश है, इस तेवर का जो असर है, वो दिखेगा, ये मैं कह रहा हूं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी अपने अंदाज में वो प्रचार करते हुए नजर आए। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, और उससे पहले आपने राहुल गांधी को देखा। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी काफ़ी मेहनत करती हुई नजर आई, और तेजस्वी यादव ने तो रिकॉर्ड कायम कर ही दिया। लेकिन इन सब का कितना असर पड़ा है विपक्ष के वोटर्स के ऊपर, ये भी समझें। आना चाहता हूँ फर्रा साकिब जी, आपके पास क्या खबरें हैं, और क्या सचमुच ये जो जोर शोर से जो प्रचार प्रसार किया गया उसका फर्क पड़ा है या नहीं? क्योंकि
सप्ताह 10 दिन पहले तक इधर एनडीए कुनबे में और महागठबंधन की बात होती थी, तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम चीज़ों में खींचतान की खबरें आती थी। अब सब कुछ ठीक है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आवाज़ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, चलिए प्रशांत जी के पास आता हूं, जब तक आप दोबारा कनेक्ट कीजिए। प्रशांत जी, प्रशांत जी, सवाल यही है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? प्रशांत जी घूम के आ रहे हैं लौट के पूरा आप। देखिए, बहुत स्पष्ट से एक रुझान पूरे बिहार में दिख रहा है, और वो रुझान, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा राजीव जी। और आपने पूछा किसकी सरकार बनने जा रही है, मैं बताता हूं किन मुद्दों पे सरकार बनने जा रही है। तो हमने एक सप्ताह लगभग हम बिहार में थे, और हमने पूरे बिहार में जो देखा जगह जगह, वो ये देखा कि मुद्दे बेरोजगारी है, रोजगार है, मुद्दे जो हैं वो पलायन है, मुद्दे महंगाई है, और ये मुद्दे जो है सरकार बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दे अगर सरकार बनाएंगे तो किसकी सरकार बनेगी हम सब समझ सकते हैं जी। लेकिन थोड़ा सा डिटेल हम लोग जरा इस पे डिस्कस करते हैं राजीव जी, कि हम लोगों ने एक सप्ताह वहां पे किया क्या, और ये दर्शकों को बताना जरूरी। हालांकि हम लोग लाइव थे बहुत सी जगहों से, और अलग अलग जगह मुद्दे भी थे, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन और एक और जो उल्लेखनीय बात, आज दिलचस्प बात यह कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और तेजस्वी यादव आज 36 साल के हो गए, और उनका जन्मदिन है, और उनकी जन्मदिन की बधाई पर राहुल गांधी ने जो फोटो लगाई है, बुलेट पर सवार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी, ये जो सामंजस्य है, दोनों का टीम वर्क है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी मुख्य तौर पे मोदी और बीजेपी और चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भविष्य के बिहार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत टीम वर्क है, और चुनाव आयोग को उन्होंने डिफेंसिव जरूर किया हुआ है, लेकिन क्या चुनाव आयोग वास्तव में डिफेंसिव है, ये तो हम देखेंगे 14 को। जी। मुख्य तौर पे हमने क्या देखा राजीव जी, मैं 2020 में भी गया था, अभी भी गया हूँ, आप भी गए होंगे 2020 में, और दोनों चुनाव में फर्क ये है कि 2020 के चुनाव में बिहार में कुछ एक सांप्रदायिक हवा दिखाई दी थी जी। इस बार पूरे बिहार में कोई सांप्रदायिक हवा नहीं दिखाई दी। हम सैकड़ों किलोमीटर चले हैं, सड़कों से चले हैं, और प्रधानमंत्री नदी कट्टे की बात कर रहे हैं बार बार, चौथी पांचवी बार, और उनको वो ऐसा बता रहे जैसे कि कट्टा जो है, मैं बिहार हुआ जेब में कट्टा लेके घूम। आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है प्रशांत जी। जी बोलिए प्लीज। जी, तो बार बार प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार का हर युवा जेब में कट्टा लेके घूम रहा है। बिहार का युवा पढ़ाई कर रहा है, बिहार का युवा जो है वो अपनी रोजमर्रा के जीवन से जूझ रहा है, वो रोजगार की तैयारी कर रहा है। किसके पास बिहार में अपराध जरूर है, लेकिन वो अपराध समाज की मुख्य धारा में नहीं है, अपराध है। पता नहीं, प्रधानमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं, और उनके कोई स्टूडेंट को कट्टे की बात बताए। हमने तो चाय की दुकानों में बात किया लोगों से, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, मैदानों पे, खेत खलिहानों में लोगों से बात की है। हमें तो कोई ऐसे कट्टे वाले युवक नहीं मिले, पढ़ने लिखने वाले बच्चे मिले वहां पे, जिनको अपने भविष्य की चिंता है। जी।
और अपने भविष्य के साथ साथ वो बिहार का भविष्य बनाएंगे। तो ये मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि प्रधानमंत्री की बातों में और बिहार की जनता में जो बातें हैं, बड़ा एक डिस्कनेक्ट है। बिहार की जनता बात कर रही रोजगार की, महंगाई की, नौकरियों की, पलायन की, और प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं। तो ये डिस्कनेक्ट है, और यही डिस्कनेक्ट हमको दिखाता है कि जो पहले चरण में 7% 8% ज्यादा मतदान हुआ है, 65% तक मतदान हुआ है, ऐतिहासिक मतदान हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है कि बड़ा कारण जो है वो युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। तो एक दूसरी चीज कि हमारी कवरेज में या हम जो काम कर रहे थे, हमने रैलियां कवर नहीं की हैं, हमने नेताओं के इंटरव्यू नहीं किए, हमने कैंडिडेट को भी नहीं ढूंढा है, हम सिर्फ लोगों के पास। और कई बार राजीव जी हम लोग कल साथ साथ थे, पूर्णिया से हम किशनगंज जा रहे थे, रास्ते में 2-3 जगह रैलियां हमको दिखाई दी, पेट्रोल पंप पे भीड़ दिखाई दी, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से पर्ची लेके मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरा रहे थे, लेकिन हम रुके नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि ये कार्यकर्ता होते या पार्टी के समर्थक होते। जी, वीडियो आपका अटक गया फाइनली। बात मिल रही जी, आवाज कट रही। जी, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा आता हूँ, वीडियो भी अटक रहा है आपका। एक बार दोबारा आप जोड़िए। फराज साकिब जी, पूरी यात्रा आप भी साथ में रहे और बहुत कुछ आपने भी देखा। ज़रा समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि अब आज की तारीख में क्या कह सकते हैं कि एक पिक्चर क्लियर है बिहार में, कह सकते हैं ये? जी बिल्कुल। और मैं तो वापसी में भी कई विधानसभा क्षेत्रों में वो क्रॉस करता हुआ आया हूँ जहां वोटिंग अभी 11 तारीख को होनी है। उसमें गोपालपुर भी है, बीरपुर भी है, और कई विधानसभा मिली मुझे। तो मैंने वहां भी हर विधानसभा में मैं रुका, मैंने चाय पी टपरी पे, और मैंने लोगों से जानने की कोशिश की, ऑफ कैमरा ही इसको कह सकते हैं, कि भाई हम तो जो है घूम रहे हैं, आप लोगों के यहाँ क्या माहौल है। तो 2 विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के कैंडिडेट है, लोगों ने कहा 9 छाप को वोट देंगे, गोपालपुर में और बीरपुर में, दोनों जगह। एक जगह सुश्री वंदना या सुश्री शालिनी कुमारी करके कोई वीआईपी की उम्मीदवार है, और एक जगह गोपालपुर जो विधानसभा है भागलपुर की, उसमें प्रेम सागर और डब्ल्यू यादव वो वीआईपी के उम्मीदवार है, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार है। लोगों के रुझान जो है दिखा, और सबसे बढ़ के लोगों को स्थानीय उम्मीदवारों से जहां मतलब नहीं भी है, उनको तेजस्वी से मतलब है। वो चाहते हैं कि हम ऊपर देख रहे हैं। हम लोगों को भी लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ उम्मीदवार नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऊपर देख रहे हैं, हमको तेजस्वी की सरकार बनानी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। और अभी प्रेम जी कह रहे थे कि राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि जदयू का भी नाम उन्होंने लिया कि ये लोग सब मिले हुए हैं। इससे पहले भी अमित शाह साहब जो है वो कह चुके हैं कि 5000 साल तक, इसी बिहार की चुनावी रैली में अभी उन्होंने कहा है कि 5000 साल तक रामलला टेंट में रहे अयोध्या में, और जदयू और बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने उनका मंदिर नहीं बनने दिया जी। वहां भी उन्होंने जदयू को टारगेट किया है, यानी। और राजनाथ सिंह जी ने जो आज कहा है उससे यह स्पष्ट है, और तमाम जो विश्लेषण पिछले पहले चरण के चुनाव के बाद आए हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जदयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है एनडीए के दूसरे घटक दल के उम्मीदवारों को, यानी खास के लोजपा और भाजपा के उम्मीदवार जहां हैं, वहां जदयू का जो बेस वोटर है वो उनकी तरफ ना जाके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है, और यही वजह रही कि अमित शाह साहब पटना में बैठे हैं, मिलना चाहते थे, नीतीश जी से मना कर दिया, तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा। धर्मेंद्र प्रधान से भी नीतीश जी ने बस निकलते निकलते वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, 2 मिनट उन्होंने बात किया। और खबर ये भी है कि पटना के जिस होटल में अमित शाह साहब बैठे हुए हैं, वहां सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको जो उनके ऊपर में पेपर लगा दिया गया है कि वो किससे मिल रहे हैं, कौन होटल के अंदर आ रहा है। ये तमाम गतिविधि जो है इसकी सूचना मीडिया तक ना जाए, या सार्वजनिक रूप से कल को जो है जब राहुल गांधी अगर ऐसा कोई खुलासा करें, बिहार फाइल्स टाइप कोई खुलासा अगर करने की नौबत आती है,
तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये इससे वो बच जाए, मतलब इस सोच के साथ ये एकदम संदिग्ध है कि आप जिस होटल में है वहां आपने सीसीटीवी कैमरे जो है उनको बंद करा दिए, बंद नहीं कराए बल्कि उनके ऊपर पेपर लगवा दिया है जी कि वो कैप्चर ना कर सके आपके व्यू, जो भी आने जाने वाली जो गतिविधि हो रही है उसको वो कैप्चर ना कर सके। तो ये अपने आप में बड़ा संदिग्ध लगता है और इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे की का जो खेल है उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। जनादेश के बजाय ज्ञानादेश लाने की भी जो है कोशिश हो सकता है की जा रही हो, ऐसी भी संभावना है। लेकिन अगर जनादेश आएगा और जनादेश के माध्यम से अगर सरकार बनती है तो कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और पवन खेड़ा जो ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे मंत्रियों ने पैकिंग भी शुरू कर दी है, तो उसमें तो मैं सबसे पहले लखीसराय वाले विजय सिन्हा जी का नाम लेना चाहूंगा कि जनता ने उनको वापस कर दिया है वहीं से कि अब आप जाइए और बंगला खाली कर दीजिए। बाकी ये है कि सम्राट चौधरी जी की भी सीट फंसी हुई है और खेल तो अभी चलेगा। आज मोतिहारी से मैं आपको बता रहा हूं, मोतिहारी में ललन सिंह और राधा मोहन सिंह दोनों बैठे हैं और दिव्यांशु भारद्वाज एक निर्दलीय उम्मीदवार है, वहां से भूमिहार समाज से आने वाले उम्मीदवार हैं और अच्छा प्रभाव है उनका अपने समाज के ऊपर में। तो वो प्रमोद कुमार जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, कायस्थ समाज से आने वाले विधायक हैं, उनका वोट वो अच्छा खासा एनडीए का वोट काट रहे हैं। तो किसी भी तरह से बैठ करके मोहल्लों में मीटिंग करवा के, सवर्ण बाहुल इलाकों में घरों पे मीटिंग करवा करके दिव्यांशु भारद्वाज को बैठाने की कोशिश हो रही है कि कल तक आप जो है घोषणा कर दीजिए कि हम अपना समर्थन बीजेपी को देते हैं। और जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं वहां से मोतिहारी से, उनका भी ये कहना है कि उनके पास भी फोन आ रहे हैं कि आप बैठ जाइए, उनको भी जो है कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए। तो अभी कल दिन भर में हो सकता है कि कल जब हम न्यूज पॉइंट करेंगे तो उसमें कई जगहों से आपको ऐसी भी खबरें आ जाएंगी कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ बैठ गया और वो बैठा, जहां भी जो बैठेगा सब में एक बात कॉमन होगी कि वो बैठेगा तो भाजपा को ही समर्थन देगा। तो ये तमाम चीजें दिखा रही हैं कि भाजपा को भी लग रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, जबकि तेजस्वी अपने मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। अभी प्रेम जी बता रहे थे ना, 10 दिनों में तेजस्वी ने 150 से ज्यादा सभाएं की और प्रधानमंत्री जी तो आज आए ही नहीं, 24 घंटे पहले ही उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर बिहार क्यों छोड़ा? 24 घंटा पहले, चुनाव प्रचार से पहले ही वो बाहर निकल गए। और लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता, अखिलेश यादव, तमाम नेताओं ने क्या रिझाने और लोगों को आकर्षित करने की कोशिश जो करते हुए नजर आते हैं वो करने में सफल रहे, ये तो मालूम चलेगा 14 तारीख को। लेकिन उससे पहले इन लोगों के जरिए ये चुनाव प्रचार में कितना दम आया, किस दिशा में चुनाव प्रचार किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखा, ये सब समझते हैं प्रफुल्ल जी से। प्रफुल्ल जी कैसे देखे आप, क्या देख रहे हैं? आपका स्वागत है। जी सभी को नमस्कार। हम तो कुछ अपनी आंख से देख रहे हैं और कुछ आप लोगों की आंख से देख रहे हैं। आप लोग वहां गए थे जमीन पर और चीजों को लोगों से मिल रहे थे और विश्वसनीय तरीके से मिल रहे थे, जिनका राजनीतिक पूर्वाग्रह पहले से है या जो पॉलिटिकली इंक्लाइन लोग हैं उनसे न मिल करके, नेताओं से न मिल करके, कार्यकर्ताओं से न मिल करके जनता की नब्ज टटोलने में लगे थे। और यह एक बड़ी बात है कि ऐसे अवसरों पर पत्रकारिता को चाहिए कि वो आम जनता की बात सुने। राजनेता तो कहेंगे ही और उनके बाइट लेने वाले तो बहुत सारे लोग रहेंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए राजनाथ सिंह हो या अमित शाह जी हो या कोई भी जो इनके रणनीतिकार है, एक बात तो बिल्कुल साफ साफ इनके समझ में अब आ गई होगी कि बिहार अपने दगाबाजों के साथ कभी खड़ा नहीं होता है। ये लोग बिहार के दगाबाज हैं। बिहार इतना विपन्न कभी नहीं रहा और ये सिर्फ जुमला छोड़ते हैं। आज सबसे आर्थिक स्थिति बिहार की खराब, इतना जबरदस्त पलायन, इतना जबरदस्त तिरस्कार, पूरे राष्ट्र में अपमान, बिहारी को लगभग एक अपमान सूचक शब्द के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। तो ऐसे में हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि बिहार अपने अपमान का बदला निश्चित रूप से लेगा। और ये जो दौर है, ये जो 35 साल है या 20-25 साल है या जो 10 साल है, दिनों दिन ये वही समय है जब पूरी दुनिया की आर्थिकी में, पूरी दुनिया के कारोबार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आज सोचिए तो 25 साल पहले चीन कहाँ था, आज कहाँ है?
भारत कहाँ था, आज कहाँ है, और बिहार कहाँ था और कितना नीचे चला गया। तो आंतरिक और बाहरी दोनों ही तुलना में अगर देखेंगे तो बिहार तो निश्चित रूप से बदलाव की बात तो कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी, तो बात अलग, जिस ढंग से इनका चुनाव आयोग सत्ते में है, कोई माने न माने, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ये भान हो गया है कि अब विपत्ति बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ये अफसर शाह बहुत तेजी से मौसम के बदलते मिजाज को सूंघ लेते हैं अपने आप में। और कोई कारण नहीं था कि जो चुनाव पर्ची के बाद इन्होंने जिस ढंग जो मॉक पोल की जो पर्चियां मिली हैं, अब ये कह रहे थे कि इसको जला दिया जाता है, मॉक पर्ची को नष्ट किया जाता है। अरे मॉक पर्ची को वहां से निकाल करके सर्टिफिकेशन होता है उसका, ये सारी पर्चियां निकाली गई, कम से कम 50 मत पड़ते हैं नोटा सहित, और एक कैंडिडेट को कम से कम 5 नोटा सहित 5-5 बार मतदान दिया जाता है, जिसकी चेकिंग होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में उसका उल्लेख होता है, और वे एक लिफाफे में रख करके जमा किया जाता है। जहां पर ईवीएम जमा होता है उसके साथ जितने सारी चीजें जमा होती है उसमें वह भी जमा होता है। मॉक पोल हुआ था क्योंकि वह तो बुनियादी सबूत है ना मशीन के ठीक से काम करने का, कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ठीक से मशीन में काम हो रहा था, इसका तो बुनियादी सबूत है। उसको अगर आपने हटा दिया, उसको अगर नष्ट किया, तो उसकी तो सफाई देनी होगी आप ना, और अगर वो तो सबूत को नष्ट किए जाने का मामला वहां पर बन जाएगा। लेकिन ऐसा कह रहे हैं सीसीटीवी बंद कर दे रहे हैं, तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन इतना और 1-2 दिन रोक सकते थे ये, लेकिन इन्होंने परसेंटेज नंबर फाइनल बता दिया, एब्सोल्यूट नंबर भी बता दिया कितने मतदान हुए हैं। तो और एक जो देखिए डिनोमिनेटर के कारण भी, एसआईआर के कारण जो डिनोमिनेटर में बदलाव आया है, उस बदलाव के कारण भी प्रतिशत में कुछ बदलाव या उछाल आया होगा, लेकिन बावजूद इसके कि 10% का जो उछाल है, 9% का उछाल, ये बहुत बड़ी बात है बिहार के संदर्भ में। और इस समय में जबकि बिहार में तमाम तरह की चीजों में एक राजनीतिक रूप से एक हताशा की स्थिति थी। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की जो आवाज दी, उसके खिलाफ जो काम किया, और जो अभियान चला बिहार में, जो यात्राएं हुई, फिर तेजस्वी यादव जी की यात्रा हुई, तो महागठबंधन की जितनी राजनीतिक सक्रियता और गतिमयता बिहार में थी, उसका प्रतिफलन दिखा। लोगों को लगा कि हाँ ये कंसर्न है। और कुछ मुहावरे जो चलाए जा रहे हैं, आज जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं, यह तो बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, मुझे जो दिख रहा है, अगर साफ साफ कहूं तो आरजेडी और जेडीयू जो बिहार की 2 क्षेत्रीय शक्तियां, मैं पहले भी कह चुका हूं अपने चैनल पर भी, कि ये देखिए एकमात्र हिंदी प्रदेश है जहां दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पीछे हैं। इस बार कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि नीतीश कुमार को पीछे करके वह सीधे लड़ाई में अपने आप को आगे कर ले, और उसको उम्मीद थी कि कांग्रेस भी एग्रेसिव होकर के जेडीयू जनता दल को, आरजेडी को पीछे करके कांग्रेस उनसे जा भिड़ेगी और लड़ाई सीधे कांग्रेस और बीजेपी में हो जाएगी, तो लड़ाई को आगे ले जाएंगी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया। राहुल गांधी ने बहुत करीने से और पूरे के पूरे कांग्रेस टीम ने इस राजनीति को समझा और इनको तेजस्वी यादव को आगे रखा। और ये जो इनको नीतीश कुमार जी को पीछे कर रहे थे, अंत में नीतीश कुमार जी को इन्हें आगे रखना ही पड़ा। और ये लोग बार बार कहते रहे, एक बार तो बैंक करने लगे थे, हैं रहेंगे, वही मुख्यमंत्री थे, हैं रहेंगे। अरे सीधे सीधे जिसको कहना है उन्होंने तो कभी नहीं कहा। कुल मिलाकर के इनको स्थिति समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी, वहां जो राष्ट्रीय दल है, बिहार की राजनीति से वो अपने न्यूनतम स्तर है पिछले 10-20 साल का, उसको वो टच करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और जेडीयू की सरकार, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन से, जेडीयू के समर्थन से अगर बनने की स्थिति उत्पन्न होगी, तो वह कभी नहीं होगा। ये चाहे जितना बड़ा इसको तोड़फोड़ करें, उतनी संख्या नहीं जुटा पाएंगे। और फिर वही जो राजनाथ सिंह देख रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने कभी कभार इधर उधर की है, कि जो सरकार बनेगी वो अंततः उसका स्वरूप आरजेडीयू की होगी। इधर से थोड़ा सा बायां दबा दीजिए, आर थोड़ा ढक जाए तो जेडीयू की सरकार दिखेगी, उधर यू थोड़ा ढक जाए तो आरजेडी की सरकार दिखेगी। तो ये जो उनको आज दिख रहा है, क्या पता कल ये हकीकत ही हो जाए। मुझे तो पहले से दिख रहा था, मैं तो पहले से कह रहा था, राजनीति पर ये चल रहे थे। बिल्कुल, चलिए सारी बातें रिकॉर्ड करके रखते हैं, रिकॉर्डेड रहती ही हैं। उस दिन रिजल्ट वाले दिन इस पे हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं प्रफुल्ल जी, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी,
कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? क्या रिपोर्ट्स तो आप लगातार देख ही रहे थे। हम लोग जब थे आज ही लौटे हैं बिहार से, और लेकिन बिहार की खबरें क्या कुछ आप तक हैं, और किसको एज, किसकी सरकार? तो अब जनता जिसकी बनाएगी उसकी बनी जाएगी। तो अनम्यूट लेकिन कीजिए। हम लोग जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं और अनम्यूट कीजिए। आ, आज ये अनम्यूट वाला चक्कर ज्यादा जी हो मैं रहा है। अनम्यूट हूँ, मैं अनम्यूट हूँ, आवाज नहीं आ रही है। मैं तो अनम्यूट हूँ यहाँ। आवाज नहीं आ रही है अमलेंदु जी की। अरे बिरला जी देखो भाई जरा। नहीं आ रही है। अमलेंदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आ रही है मेरी आवाज? प्रेम कुमार जी की भी आवाज नहीं आ रही है। मैं म्यूट था, आ रही आवाज, आ रही जी, अब आ रही है जी। जरा आपसे और समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, क्या यहां सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में क्या फर्क है, जरा ये बताइए। जी देखिए, सेकेंड फेज वो फेज है जिसमें एनडीए के पास ज्यादा सीटें हैं, महागठबंधन के पास कम सीटें। लेकिन इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंड फेज ऐसा है जिसमें महागठबंधन के पास मौका है कि वो इस चुनाव को अपने फेवर में कर ले, पूरा मौका है। और इस मौके में जो एनर्जी है उसको फर्स्ट फेज से मिल रही है महागठबंधन को। और इसको इस रूप में देखें कि एनडीए के गठबंधन में खलबली मची हुई है। बीजेपी के नेता अब एनडीए सरकार बोलना भूल गए हैं, जेडीयू का नाम नहीं ले रहे हैं जी। और कुछ घटनाएं जो घट रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे आकर के नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, फिर राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सबको एक कुंबे में लेकर के बयान दे रहे हैं, और अमित शाह का भाषण आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एनडीए भूल गए हम जी। तो ये बातें बताती हैं कि एनडीए गठबंधन में जबरदस्त जो है खींचतान शुरू हो गई, और उसकी जो टाइमिंग है वो आत्मघाती होगी। दूसरी बात है कि जमीन पर देखें तो जमीन पर पहले चरण और दूसरे चरण में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ इलाकों में जहां हिंदू मुसलमान होता है, पोलराइजेशन होता है, उस जगह पर बीते समय में हिंदू मुसलमान हुआ था और बीजेपी ज्यादा सीटें जीत सकी थी जी। पिछले चुनाव में। लेकिन इस चुनाव में वो कड़ाही नहीं चढ़ी है, काट वाली दोबारा नहीं चढ़ पाई है, तो नतीजा वो बदलने वाला है। सांप्रदायिक आधार पर नतीजे नहीं आएंगे। तो ये वो चीज है जहां महागठबंधन के लिए मौका है कि वो अपनी बढ़त को बढ़ावे, ये हमें साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि जो जातीय गोलबंदी दिखती है, निश्चित पैटर्न पहले होता था और उसमें जो बदलाव आया है वो बदलाव महागठबंधन को सपोर्ट कर रही है, और इस दूसरे चरण में भी वो सपोर्ट बड़ी होगी। हम देख रहे हैं कि ईबीसी का वोटर और दलित का वोटर, इसके अलावा सवर्णों में बंटती हुई भूमिहार जाति के वोटर जी। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो महागठबंधन के हौसले बुलंद कर रही है। जिस तरीके से पासवान वोटर पर चिराग पासवान की पकड़ पहले चरण में कमजोर दिखी, वो दूसरे चरण में भी कंटिन्यू होने वाला है। तो दलितों में रविदास जो सबसे बड़े और पासवान जो बड़े कुनबे हैं, बराबरी के लगभग वोट बैंक है, दोनों की संख्या है, तो उनमें अगर पासवान समाज का डेंट लग रहा है एनडीए को और वो बंट रहे हैं, तो महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ा परिवर्तन उसके पक्ष में यहीं पर नजर आने लगता है। इसी तरीके से ईबीसी की जो जातियां हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट करती रही थी, उसमें जैसे मल्लाह हैं जो इस बार
महागठबंधन को वोट कर रहे हैं, कुशवाहा हैं जो कि बंट करके वोट कर रहे हैं, तांती समाज है जो महागठबंधन के लिए वोट कर रहा है, और इसी तरीके से कुछ एक और जातियां जो हैं, कोयरी कुर्मी में आप कोयरी थोड़ा बड़ा कैनवस हो जाता है, कुशवाहा के अलावा भी कुछ जातियां उसमें होती हैं, उसमें भी इस बार विभाजन है। तो ये विभाजन एनडीए को कमजोर कर रहा है और महागठबंधन को मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि दूसरे चरण में महागठबंधन की सफलता पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट और इस चुनाव में निर्णायक रूप से बढ़त दिलाती हुई दिख रही है। ये हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही वो कारण है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाग निकले थे, वहां भी जनता का झुकाव कांग्रेस था और बिहार में भी जनता का झुकाव महागठबंधन के साथ है। तो नरेंद्र मोदी यहां भी चुनाव से भाग निकले हैं। लेकिन जैसे ही हम ये उदाहरण रखते हैं तो वो आशंका मजबूत हो जाती है कि भाई चुनाव नतीजे तो हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में आए थे, क्या बिहार में भी ऐसा होगा? तो ये सवाल को हमारे दबा देने से ये सवाल दबता नहीं है। ये वोट चोरी पर जो हंगामा है, सीसीटीवी पर जो नजर है, जो वीवीपैट खेतों में दिख रहे हैं उस पर जो बवाल है, राहुल गांधी का जो सीधा सा चुनाव आयोग से सवाल है, ये सारी बातें मिल करके उस प्रतिरोध की शक्ति को दिखा रहे हैं जो हरियाणा के चुनाव में नदारद थी, और यही प्रतिरोध की शक्ति निर्णायक होगी। राजीव जी, आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत नहीं, रुकिए, प्रशांत जी से पहले जरा अमलेंदु जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, मुझे तो आ रही है। मेरी आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप, मेरे पास आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा रोका था। कैसे देख रहे हैं आप फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में? अब बिहार का चुनाव है। राजीव जी देखिए, बड़ा संकट पैदा हो गया है मोदी जी के लिए, शाह जी के लिए और ज्ञानेश जी के लिए। और संकट ये पैदा हो गया राजीव जी की ज्ञानेश कुमार जी को राजीव कुमार जी की तरह परफॉर्मेंस करके दिखानी है बिहार चुनाव में, और वो परिस्थितियां बन नहीं पा रही हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? परिस्थितियां इसलिए नहीं बन पा रही है राजीव जी कि महाराष्ट्र का हम लोगों के सामने नतीजा सामने है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, और 80% के आसपास समझ लीजिए स्ट्राइक रेट रहा पूरे एनडीए का, महायुति का। तो वहां रूठने मनाने का भी दौर चला, लेकिन रूठना मनाना काम में नहीं आया एक नाथ शिंदे का। बिहार महाराष्ट्र से राजीव जी थोड़ा अलग है। तो यहां अगर महाराष्ट्र वाला खेल करना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि नीतीश जी जो है वो 30 के नीचे रह जाए और बीजेपी 80 के ऊपर पहुंच जाए। ये खेल तो नहीं हो पाएगा। तो खेल तो यही करना पड़ेगा कि अगर बीजेपी 80 जाए तो नीतीश जी भी 80 जाए, और अगर नीतीश जी 80 जाते हैं तो फिर अटल जी का सपना कैसे पूरा होगा? तो फिर इतनी अगर बेईमानी करनी ही है ज्ञानेश जी को तो फिर ये क्यों कराई जाए नीतीश जी के लिए? तो इसलिए संभावनाएं जो बन रही हैं वो ज्यादातर वो संभावनाएं ज्यादा ये बन रही हैं कि ज्ञानेश जी उतने प्रभावी साबित नहीं होंगे जितने राजीव कुमार महाराष्ट्र चुनाव में प्रभावी साबित हो गए थे। तो ये एक बड़ा संकट जो है वो सामने आ गया, और इसीलिए जो चाणक्य समझे जाते हैं गुजरात के, उन्होंने डेरा डाला हुआ है वहां बिहार में, और बताया था कि वो जो जैसा फजला शाह के बता रहे थे कि होटल के सीसीटीवी कैमरे जो हैं उन पे वो पर्चे लगा दिए गए हैं, कागज ढक दिया गया है या कपड़ा डाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें, तो संकट जो है वो मोदी शाह और एक तरीके से कहा जाए वो ज्ञानेश कुमार जी यानी चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ा संकट है कि बिहार को महाराष्ट्र बनाया जाए तो बनाया आखिर किस तरीके से जाए। तो ये संकट जो है वो सामने है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ वो चीजें नहीं चल पाएंगी जैसा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बिहार है, बिहार यहाँ नहीं होने देगा, जनता यहाँ नहीं होने देगी। वो बात अपनी जगह है, जनता क्या होने देगी क्या नहीं होने देगी, लेकिन यहाँ ज्ञानेश कुमार और मोदी जी चाहकर भी ये नहीं करवा सकते कि बीजेपी 80 पहुंच जाए और नीतीश कुमार 30 रह जाए।
और अगर नीतीश कुमार भी 80 पहुंचते हैं, बीजेपी भी 80 पहुंचती है, तो सारा खेल फिर बीजेपी का खराब हो जाएगा। तो इसलिए अब रास्ता यही निकाला जा रहा होगा कि आखिर भाई कौन सी ट्रिक लगाई जाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो कुल मिला के अगर आज की परिस्थिति में कहा जाए, तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो सांप छछूंदर का खेल चल रहा है, तो नीतीश कुमार बीजेपी के गले में अटक गए दिखाई पड़ते हैं राजीव जी। इसलिए कोशिशें होंगी बेईमानी की, ऐसा नहीं है बेईमानी की कोशिशें नहीं हो, लेकिन वो बेईमानी उतनी लाभप्रद नहीं होगी जितनी महाराष्ट्र में हो पाई थी। ये मेरा राजीव जी अपना आकलन है। बाकी हम मोदी जी ने और शाह जी ने और ज्ञानेश जी ने कोई और रास्ता निकाल लिया हो तो वो अपनी जगह है, लेकिन ये बिहार है राजीव जी, महाराष्ट्र नहीं है। ये फिर से याद दिलाना मोटा भाई को जो है ये जरूरी है कि भाई बिहार है, थोड़ा आग से कम खेलो, ज्यादा आग से खेलोगे तो चल जाओगे। दिल्ली भी खतरे में पड़ जाएगी, बिहार तो जाएगा ही जाएगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, सेकंड राउंड में आप कुछ और लेकर आने वाले थे, बता रहे थे आप। जी देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है राजीव जी कि जो हमने देखा है वहाँ पे, और वो ये है कि बिहार में परिवर्तन की, बदलाव की लहर है। और इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहने में थोड़ा संकोच इसलिए होता है बहुत से लोगों को, जो देखा भी है, कि लोगों को डर है कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार कुछ खेल कर देगा, जैसा हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह में किया। जी, लेकिन मैं उसके बावजूद कह रहा हूं कि जो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, और हम लोगों ने कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थक, रैलियां, रोड शो, इनसे हम लोग कोसों दूर रहे अपनी कवरेज में। कहीं हमको दिखाई भी दिया तो भी हम उससे आगे निकल गए, क्योंकि हमको मालूम है कि वहां पे कार्यकर्ता होता है, समर्थक वर्ग होता है, और एक इको चैम्बर की बात होती है। तो बेहतर है कि आप और जगह पे लोगों से बात करें। तो जो, और खासकर युवाओं से, महिलाओं से, तमाम किस्म के लोगों से मेरी बात हुई है, और आप सबकी बात हुई है। और बिल्कुल बिहार का जो मिजाज है, चाहे वो फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, मामूली कुछ मुद्दे, क्योंकि डेमोग्राफी अलग अलग है, जनसंख्या का अनुपात अलग अलग तरीके का है, तो उस वजह से मुद्दे जरूर थोड़े से फर्क होते हैं। लेकिन एक जो कॉमन करंट है पूरे बिहार में, वो बदलाव का है, और वो इतना स्पष्ट है और इतना उसमें एनर्जी है राजीव जी, कि अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है, अगर इसमें कोई बेईमानी होती बड़े स्तर पे, और चुनाव का नतीजा जनता ने जिसको वोट दिया है, सरकार किसी और की बनाने की कोशिश अगर इलेक्शन कमीशन करता है, तो ये हरियाणा, महाराष्ट्र जैसा मामला नहीं होगा। यहाँ पे जनता का विरोध भी सामने आएगा। हम लोगों ने पटना से लेकर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, तमाम जगह पे हम लोग रहे, और इन सब जगह पे हम लोगों ने जब बात की है लोगों से, और खासकर युवाओं से, उसके अंदर एक बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है, और वो ऊर्जा तेजस्वी यादव के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है, और वो मुद्दों के आधार पे है। सबसे बड़ी बात यह कि वो नौकरी, शिक्षा, महंगाई, पेपर लीक, इन मुद्दों के इर्द गिर्द है पूरी ये ऊर्जा। और इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में एक परिवर्तन की, बदलाव की लहर चल रही है, और इसमें अगर कोई भी हस्तक्षेप होगा बेईमानी का, अनैतिक काम का, तो इसका बिहार में हमको विरोध भी देखने को मिलेगा। इतना मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ। जी जी जी, दूसरी की बिल्कुल। जी, और एक हमने ध्रुवीकरण देखा है, और एक और मैं यहाँ पे जो अपना असेसमेंट में बता दूं कि जो ध्रुवीकरण है बिहार में, नए प्रकार का ध्रुवीकरण है, वो 2 फॉर्मेशन के बीच में ध्रुवीकरण है, एनडीए और महागठबंधन। और इसमें जो इन दोनों खेमों के बाहर की पार्टियां हैं, उनको नुकसान होने जा रहा है, चाहे वो MIM हो, चाहे वो अभी प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, भले ही उनको मीडिया कवरेज बहुत मिल रहा है, फ्रंट पेज के अंग्रेजी अखबारों में उनके रोज इंटरव्यू आ रहे हैं, और बीजेपी समर्थक मीडिया में उनके इंटरव्यू रोज आते हैं, लेकिन
उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनका उनका वोट शेयर उतना नहीं आएगा या सीटें उतनी नहीं आएंगी जितना कि एक हवा बनाई जा रही है मीडिया के। जमीन पे उनका उतना असर नहीं है। एमआईएम ने जितनी सीटें ली थी और जो वोट शेयर था उसमें गिरावट आएगी बड़े स्पष्ट तौर पे। और इसमें जो जेडीयू ने खासकर जो 11 तारीख की वोटिंग होगी और सीमांचल के इलाके में 24 सीटों पे, इन सीटों पर जो जेडीयू ने वक्फ बिल पे जो स्टैंड लिया उसका उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये एक बड़ा स्पष्ट तौर पे संकेत बिहार से है कि बिहार में इस बार बदलाव की लहर चल रही है। जी राजीव जी, बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और साफ साफ उसके क्या कारण हैं ये बता रहे हैं, अभी बता रहे थे प्रशांत टंडन जी। प्रफुल्ल कोलखियान जी, क्या खबरें आपके पास हैं? जी, खबरें तो आपके पास हैं, हमारे पास तो विश्लेषण है जी। और विश्लेषण ये है कि सीमांचल का की जो डेमोग्राफी है वह एक बदली हुई डेमोग्राफी है। ठीक ही कहा प्रेम कुमार जी ने। बिहार में सीमांचल के इलाके में या अभी जो बचे हुए हैं दूसरे चरण में, महागठबंधन के पास एक बढ़त बनाने की स्थिति है, क्योंकि उसे मुकाबला में इस बार जो महागठबंधन को तो पाने के लिए, लड़ने के लिए, एग्रेसिव होने के लिए है, और ये जो एनडीए वाले लोग हैं ये डिफेंस मोड में रहेंगे। इस बार पप्पू यादव जी भी काफी सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता देखिए, जीत और हार में बहुत सारे जो कारक होते हैं बहुत हिडन होते हैं जो बाद में इनका पता चलता है। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, खास करके 10-5 सीट तो वो एकदम निकालने में अपना ये भूमिका निभाएंगे ही। ओवैसी की राजनीति मुझे लगती है कि इस बार सीमांचल में उसका उतना प्रभाव नहीं बन पाया जितने की उम्मीद वो खुद रखते थे, इसलिए उस वोट उनका उस ढंग से कटेगा नहीं, वो जाएगा कांग्रेस या महागठबंधन कह लीजिए उनके पक्ष में ही जाएगा। इसलिए इस चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन को बढ़त होगी। और यह जान जाइए कि जो महागठबंधन के जो नेचुरल वोटर्स हैं, जो सोशल वोटर उनके तरफ झुके हुए हैं विभिन्न कारणों से, उनमें कोई उहापोह नहीं है। वे एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, उनका मत तय हो गया है। लेकिन अंत तक भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, उनका जो कोर वोटर कहलाते हैं, आप चाहे तो उसे सवर्ण वोटर कह लें या कुछ भी उसका नाम दे लें, लेकिन जो कोर वोटर हैं उनमें ऊहापोह की एक भयंकर स्थिति है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे करें तो करें क्या, क्योंकि उनकी बड़ी खासियत, बड़ी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी मुख्यमंत्री बने। अब 25 साल 20 साल जितने भी साल गिन लीजिए, उनको लग रहा है कि इतने दिनों तक उन्होंने जो नीतीश कुमार की पालकी ढोई, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने पालकी ढोई? न खुलकर बिहार में वो सांप्रदायिक हवा बना पाए, न भेदभाव की राजनीति कर पाए, न लड़ पाए सत्ता में रहने के कारण, उसके भागीदार होने के कारण, न कुछ उस ढंग से हासिल हुआ और अपना राजनीतिक सफलता भी वो उस ढंग से नहीं हासिल कर पाए। तो उनमें घनघोर निराशा है, इसलिए उहापोह भी है और इसका असर भी पड़ेगा। वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, मुझे लगता है कि सीमांचल में ये प्रतिशत और बढ़ेगा, क्योंकि वहां के लोग भी इस बात तय किए हुए हैं कि हम सरकार को बदलेंगे, पिछली बार की गलती को नहीं दोहराएंगे और ओवैसी साहब की राजनीति को भी यहाँ से एक नई दिशा मिलेगी जो उन्हें अन्य क्षेत्रों की तरफ ले जाएगी। लगता है बिहार में उनके लिए वह स्थान नहीं बनेगा, जैसा कि बंगाल में हुआ था। बिहार में तो स्थान बन गया था, बंगाल में स्थान नहीं बना था, पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार बिहार भी समझ लेगा उनकी राजनीति को, उनके मुद्दे अच्छे होते हैं, उनकी तरकीबें अच्छी होती है, लेकिन बिहार को सूट करने वाली उनकी राजनीति बिहार के पसमानदा मुसलमान इसको नहीं स्वीकार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए कि चुनाव प्रचार में क्या रुख जो रहा तो रहा, अब जनता किस प्रकार से वोट देती है। और चुनाव आयोग, ठीक है, भी लग रहा था कि चुनाव आयोग थोड़ा सा परेशान हाल तो जरूर है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उस ढंग से, कई कारणों से उसे कुछ आंकड़े देने पड़ जा रहे हैं। जो नतीजा आएगा उस दिन, आपने तो कहा ही है कि सब कुछ रिकॉर्ड होके रहेगा, तो फिर उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमारे विश्लेषण में था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव जो है वो देखिए, जब आखिरी वक्त आता है चुनाव का,
तो ऑलरेडी जो वोटर्स होते हैं वो मूड बना हो चुके होते हैं कि किसको देना है वोट। और इस बार जब हम लोग ग्राउंड पे थे अभी पिछले लगभग 8-9 दिनों तक, तो हम लोगों ने देखा साफ साफ कि जनता मूड ऑलरेडी बना चुकी है। एक मामला बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है, वह युवाओं का। युवा जो हैं वो वहाँ पर जाति धर्म से ऊपर युवा अपने हिसाब से, अपने एक सामाजिक जो ताना बाना उनका है उस हिसाब से वो देख रहे हैं, और वो युवा सरकार और बदलाव की बात करते हैं, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। और शायद इसीलिए सत्ता पक्ष बहुत परेशान है, यानी नीतीश कुमार, और उनका साथ तो नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन परेशान हैं। तो युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, बात जो है वो जाति आधारित वोटर्स की भी है, और उसके अलावा लोकल जो कैंडिडेट हैं उस पर भी है। तो बहुत कुछ है, इस पर विश्लेषण आने वाले हम समय में करेंगे। और चूंकि आज चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है, सेकेंड फेज का, फर्स्ट फेज में 65.08%, यानी 65% से थोड़ा अधिक वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में 122 सीटें हैं। इन 122 सीटों में किसकी जीत होगी, कौन बाजी मारेगा, ये सब देखा जाएगा, और उस पर भी विश्लेषण हम करेंगे। परसों 11 तारीख है जब सेकेंड फेज की पोलिंग होनी है, तो सुबह 8 बजे से हम लगातार परसों आपको तमाम खबरों से अवगत कराएंगे ही। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। हमारे तमाम साथियों, प्रशांत जी, अमलिंदु जी, प्रफुल्ल कोलखियान जी, प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और कल से हम लोग और भी बहुत नज़दीक से बहुत कुछ बताने दिखाने की कोशिश आपको करेंगे।